देखिए, अल्फा को रिलीज हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिसर मुंह के बल गिर चुकी है। पहले ही वीक में कलेक्शंस इतने खराब आए हैं कि वाईआरएफ के ऑफिस में मातम पसरा हुआ है। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। और मजेदार बात यह है कि हार मानने की बजाय बॉलीवुड का पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम अपनी फिल्म को बचाने के लिए एक नया बहाना लेकर आया है। इनका कहना है कि अल्फा इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि इंडियन ऑडियंस मिसोजिनिस्ट है। इनका कहना है कि इंडियन ऑडियंस फीमेल स्पाई को लीड रोल में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। इनका कहना यह है कि इस देश के दर्शक आज भी टीवी सीरियल्स वाली रोती हुई बहू चाहते हैं। कैसे हो सकता है कि यार किसी को अल्फा पसंद नहीं आ रहा, सब उसकी बुराई कर रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है, जहाँ औरत को पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखा दिया जाता है, वहीं पूरी जनता उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देती है और वही हो रहा है अल्फा के। तुम लोगों से ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि एक औरत कर रही है, बस यही बात है और कुछ बात भी। तो हमारे देश में टीवी शोज इतने ज्यादा चलते हैं क्योंकि वहाँ बस औरतें रोती ही रहती है और सबको वही अच्छा लगता है देखना। और जहाँ औरत ने आवाज उठा ली, बस वहीं दबाना शुरू हो जाता है औरत। कोई सेंस है इस बात की? यानी अपनी कचरा फिल्म की जिम्मेदारी लेने की बजाय ये लोग पूरे देश की ऑडियंस को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पर जरा रुकिए, क्योंकि ये बहाना 2 मिनट की जांच में फट सकता है। लोगों ने फीमेल स्पाई को रिजेक्ट नहीं किया है, लोगों ने उसके घटिया पोर्ट्रेयल को रिजेक्ट किया है। हमारी चुटकी 10 कंप्यूटर से तेज है, उसके पास सुपर हियरिंग पावर है, वो 400 से 500 सोल्जर्स को ऐसे ही निपटा देती है। फिर इस बाल की दुकान को उसको प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई? कहाँ है लॉजिक? मस्त एक्शन सीन चल रहा होता है, फिर कहीं से गोलियां चलती हैं और हमारी सुपर सोल्जर चुटकी और सुजुका कहीं छुप जाती हैं और ये माउंटेन ड्यू का ढक्कन गोलियों से तेज मूव करने लगता है। यही इंडियन ऑडियंस हॉलीवुड की फीमेल स्पाई फिल्म्स को हाथों हाथ लेती है, उन्हें इंडिया में करोड़ों की कमाई करवाती है। और तो और अभी कुछ महीने पहले ही आदित्य धर ने धुरंधर से ये साबित कर दिया था कि अच्छी स्पाई फिल्म बने तो यही ऑडियंस उसे सिर पे बिठा लेती है। मतलब इंडियन ऑडियंस को ना तो स्पाई फिल्म से दिक्कत है, ना ही फीमेल लीड से दिक्कत है। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी। दिक्कत उस कचरे से है जो फीमेल स्पाई के नाम पर परोसा जाता है। और यहीं पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब सुनकर आपको बॉलीवुड पर गुस्सा भी आएगा और उस पर शर्म भी आएगी। इंडिया के पास फीमेल स्पाइस की ऐसी असली कहानियां हैं जो हॉलीवुड की किसी भी फिल्म से बहुत बड़ी हैं। पिछले 20 साल में बॉलीवुड ने इनमें से एक भी कहानी को ठीक से नहीं दिखाया है। इनफैक्ट इस फिल्म इंडस्ट्री ने पिछले 20 साल में अपनी फीमेल ऑफिसर्स को बिकिनी और फ्रेंच फ्राइज तक घटा के रख दिया है। अब क्या ये खराब राइटिंग है या इसके पीछे एक सोच है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, बॉलीवुड ने इंडियन फीमेल ऑफिसर्स और फीमेल स्पाइस को दिखाने का जो टेम्पलेट बनाया है ना, वो एक बहुत बकवास फॉर्मूला है। हर वाईआरएफ फिल्म में वही सेम कहानी। पहले हीरोइन को मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनाओ, फिर आधे सीन्स में यूनिफॉर्म उतार कर बिकिनी, फिर उस सेम ऑफिसर को एनिमी कंट्री के हीरो से प्यार हो जाएगा, फिर एक इमोशनल डांस सीक्वेंस आ जाएगा और फिर अंत में या तो देश छोड़कर भगा दो या फिर दुश्मन के लिए शादी करवा दो। बस दी रेडी है एक वाईआरएफ की फीमेल स्पाई यूनिवर्स। अल्फा इसका सबसे फ्रेश एग्जाम्पल है। इसमें आलिया भट्ट और शर्वरी इंडियन इंटेलिजेंस की सबसे ट्रेंड एजेंट्स हैं, लेकिन ये जो एक्शंस करती है ना, ये फिक्शन के लिए भी फिक्शन नजर आता है। आलिया भट्ट बीच सड़क पर 7-7 फुट के आदमियों को कुंफू स्टाइल में पीट पीट कर मार देती है। और शर्वरी वो स्पेन में किसी बीच पर नाइकी पूमा के रील्स शूट कर रही होती है। फ्रेंच फ्राइज खाते हुए एनिमी एरिया में एंट्री करते हैं जैसे कि असली स्पाई मिशन है ही नहीं, एमटीवी का रोडीज चल रहा है। और भाई साहब, हद तो तब हो जाती है जब दोनों के बीच में मूवी के अंदर बिकिनी कंपटीशन होने लगता है। फिर आप पठान देख लो, उसमें दीपिका पादुकोण का किरदार रुबई एक्चुअली एक आईएसआई एजेंट होता है। हाँ, वही आईएसआई जिसने मुंबई पर हमला करवाया था। पर पूरी फिल्म में वो पठान के साथ प्यार का ड्रामा करती हुई नजर आती है। बेशरम रंग जैसे सॉन्ग्स में बिकिनी पहनकर बीच पर डांस करती हुई दिखती है और अंत में रॉ का साथ देकर इंसानियत को बचा लेती है। मैं एक सोल्जर हूँ तुम्हारी तरह, हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? यानी वाईआरएफ का मैसेज बहुत साफ है,
आईएसआई की एजेंट बहुत अच्छी होती है, बस हमारी साइड में थोड़ी सी आ जाएं, फिर वो देश की जान बचा सकती हैं। फिर आप एक था टाइगर देख लो, इसमें कटरीना का नाम जोया होता है जो आईएसआई एजेंट होती है और सलमान खान के साथ प्यार में पड़ जाती है। सलमान खान रॉ एजेंट होता है। पूरी फिल्म एनिमी वर्सेस एनिमी की लव स्टोरी बन जाती है और अंत में दोनों अपनी अपनी एजेंसीज को छोड़कर एक साथ आ जाते हैं जी। पटाते पटाते खुद मत पट जाना। जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। यानी फीमेल स्पाई का मकसद अपने बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून पर जाना है। फिर इसके बाद आप वॉर देख लो, जिसमें वाणी कपूर को ना एक सीक्रेट एजेंट का रोल दिया गया था और उसका काम फिल्म में सिर्फ एक गाने में बिकनी पहनकर आना था। वॉर 2 में भी फीमेल कैरेक्टर्स का ऐसा ही हाल था। फिर आप रेस सीरीज पर चले जाओ, जैकलिन फर्नांडिस हर फिल्म में स्पाई होने का ड्रामा करती है, पर एक्चुअली ग्लैमर और बिकिनी शॉट्स ही ज्यादा होते हैं उनके। देखो, बात अगर बिकिनी सीन तक रहती ना तो एक घड़ी को फिर भी ठीक था, पर बॉलीवुड ने प्रोपेगेंडा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और इस प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा हथियार बनाया फीमेल कैरेक्टर्स को। देखो, जो बात आप डायरेक्टली मेल हीरो के मुंह से नहीं बुलवा सकते ना, वो बड़ी आसानी से एक हीरोइन के प्यार में, उसकी शादी में, उसके इमोशनल एंगल से ऑडियंस के दिमाग में पहुंचा सकते हो। 2006 में यशराज की एक फिल्म आई थी फना, उसे देख लो। उसमें काजोल को एक ब्लाइंड कश्मीरी का रोल दिया गया था जो आमिर खान के कैरेक्टर से प्यार करती थी, उससे शादी करती है, उसके बच्चे की माँ भी बन जाती है। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते। उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। लेकिन अंत में पता चलता है कि आमिर खान एक्चुअली एक कश्मीरी टेररिस्ट है जो इंडिया के खिलाफ लड़ रहा है। पूरी फिल्म का मैसेज ये है कि टेररिस्ट भी एक इंसान ही होता है, उनकी भी फीलिंग ही होती है, उनकी भी लव स्टोरीज होती हैं। और ये सारा इमोशनल भाषण काजोल के कैरेक्टर के जरिए ऑडियंस के दिमाग में डाल दिया जाता है। फिर 2009 में कुर्बान आई थी, जिसमें करीना कपूर एक प्रोफेसर होती है जो सैफ अली खान से प्यार करती है, उसके साथ शादी भी करती है, उसके बच्चे की माँ भी बनती है और बाद में पता चलता है सैफ तो एक्चुअली एक इस्लामिक टेररिस्ट है जो अमेरिका में बॉम्ब ब्लास्ट करने चला है। यानी फिर से एक इंडियन हीरोइन को टेररिस्ट के साथ लव स्टोरी में डाला गया ताकि ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन उस टेररिस्ट के साथ आराम से बन जाए। फिर इसके बाद 2018 में राजी फिल्म आती है जो शायद इस पूरे प्रोपेगेंडा पैटर्न का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इस मूवी को ना इंडिया की सबसे बड़ी पेट्रियोटिक स्पाई मूवी कहकर बेच दिया गया था। आलिया भट्ट ने सहमत खान का रोल अदा किया था। सहमत खान एक्चुअली में एक इंडियन रॉ एजेंट थी जिन्होंने 1971 की जंग में पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर से ना शादी कर ली थी और उसके बाद वहाँ से INS विराट को बचाने की एक इंटेलिजेंस उन्होंने निकाली थी, जिसके बाद INS विराट को बचाया गया था। ये एक्चुअल सच था, पर इस सच को मैनिपुलेट करके एक प्रोपेगेंडा बनाकर पूरी फिल्म बना दी गई जो कि ओरिजिनल बुक कॉलिंग सहमत की कहानी से बिल्कुल उल्टी थी। कॉलिंग सहमत के ऑथर हरिंदर सिक्का, उन्होंने खुद 2026 में खुलेआम ये बताया था कि मेघना गुलजार को फिल्म बनाने देना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेघना ने जानबूझ के किया क्योंकि लेफ्टिस्ट है, मुझे इस बात की समझ नहीं थी। मुझे बताया जाता था नेवी टाइम में ट्रस्ट बट वेरीफाई नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, तिरंगा को हटा दिया। पूरी फिल्म में आप एक भी तिरंगा नहीं देखेंगे, किताब में है तिरंगा पे तुम जीते हैं और पाकिस्तानी फ्लैग दिखाए, गाड़ियों पे दिखाए, बट वहाँ नहीं दिखाया। सहमत को ऐसा दिखाया जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पूरी तरह से टोका कि मुझे क्यों भेजा गया, जैसे किसी कश्मीरी मुस्लिम औरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो देश के लिए लड़ने के लिए। सच उलट है, उसको सारा निकाल दिया। देश में आती है रेड कारपेट पे तो वो ट्राई कलर को देखती है, बाउज डाउन बोलती है कि थैंक यू फॉर टेकिंग मी बैक होम, मदर धरती को बोलती है और सैल्यूट। हरिंदर सिक्का ने डायरेक्टली मेघना गुलजार पर यह आरोप लगाया था कि फिल्म में तिरंगे को हटा दिया गया जबकि पाकिस्तानी फ्लैग्स को खुलेआम फ्लॉन्ट किया गया था। पाकिस्तानी आर्मी को बहुत सॉफ्ट लाइट में दिखाया गया, जबकि किताब में जो इंडियन हीरो का ट्रीटमेंट था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। हरिंदर सिक्का ने यह भी कहा कि क्लाइमैक्स को इस तरीके से बदला गया जैसे सहमत ने इंडिया के लिए लड़कर कोई गलती कर दी हो जिससे कश्मीरीज को नुकसान हुआ है। यानी एक रियल इंडियन स्पाई को मूवी के अंदर पाकिस्तान सिंपैथेटिक दिखा दिया गया। तो कुल मिलाकर मोटी मोटी बात यह है कि पिछले 20 साल में बॉलीवुड ने इंडियन फीमेल ऑफिसर्स और स्पाइस को जो दिखाया है ना, वो एक तरीके से इनका सीधा सीधा अपमान है। कहीं इन्हें बिकिनी बना दी गई, कहीं दुश्मन से शादी करवा दी गई, कहीं डांस सीक्वेंस तक लिमिट कर दिया गया और कहीं अपने ही देश पर सवाल उठाने वाला बना दिया गया।
पर एक्चुअल इंडिया की फीमेल ऑफिसर्स कैसी होती हैं वो कहानी बॉलीवुड आज तक नहीं दिखा पाया। इंडियन फीमेल स्पाइस की जो असली कहानी है ना, वो आज़ादी के पहले के दौर से शुरू होती है, जब बॉलीवुड का एग्जिस्टेंस तक नहीं था। और इस दौर की जो पहली इंडियन फीमेल स्पाई थी वो थी नीरा आर्या। नीरा आर्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए में एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव थी, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की मूवमेंट्स और खुफिया जानकारी आईएनए तक पहुंचाती थी। एक दिन ब्रिटिशर्स ने इन्हें पकड़ लिया और आईएनए के सीक्रेट्स के बारे में इनसे पूछने लगे, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं तो नहीं बताऊंगी। ब्रिटिशर्स को ना सुनने की आदत नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें ऐसा टॉर्चर किया जिसकी कल्पना भी अगर आप करोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके स्तनों को आयरन पिलर से काट डाला और इस सब के बावजूद ना नीरा आर्या के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। फिर उसी दौर में ना एक और नाम था, सरस्वती राजमानी, जो सिर्फ 16 साल की उम्र में आईएनए की रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट के मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग में शामिल हो चुकी थी। नेताजी ने खुद इन्हें सरस्वती का नाम दिया था। ये पता है क्या करती थी? ये लड़के के भेष में रहती थी और ब्रिटिश कैंप्स में घुसकर ट्रूप मूवमेंट्स, वेपन डिटेल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन सब की इंटेलिजेंस निकाल कर आईएनए तक पहुंचाती थी। और ये अकेली नहीं थी, और भी कई उनकी साथी स्पाई थी। एक बार इनकी एक साथी स्पाई पकड़ी गई, तो सरस्वती ने खुद को डांसर बनाकर ब्रिटिश ऑफिसर्स के कैंप में एंट्री ली, उनको ड्रग्स दिए और उसके बाद अपनी साथी को छुड़ा लिया। और उसी वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में एक और लेजेंडरी इंडियन फीमेल स्पाई थी, नूर इनायत खान। नूर इनायत खान को ब्रिटिश स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव यानी SOE ने रिक्रूट किया था और इन्हें नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस में रेडियो ऑपरेटर के तौर पर भेज दिया गया था। ये ना अंग्रेजों की सबसे सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क प्रोस्पेक्ट सर्किट का हिस्सा बनी थी, जो पेरिस में अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस को लंदन से जोड़ती थी। जब पूरा नेटवर्क गेस्टापो के हाथ लग गया तो बाकी सारे रेडियो ऑपरेटर्स पकड़े गए। नूर इनायत खान अकेली ऐसी थी जो अपनी पोस्ट पर टिकी रही थी। और भाई साहब, हद तो तब हो गई थी जब लंदन से बोला गया कि वापस आ जाओ, आप अकेले बचे हुए हो, आप वापस आ जाओ। तो नूर इनायत खान ने मना कर दिया। और पता है क्यों मना कर दिया? क्योंकि फ्रांस में अंडरग्राउंड मूवमेंट को रेडियो लिंक की ज़रूरत थी। अंत में गेस्टापो ने इन्हें भी पकड़ लिया। उसके बाद इनका कठिन टॉर्चर किया गया और फिर अंत में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इन्हें मार डाला गया। मरने से पहले उनका आखिरी शब्द था लिबरेट। इस बलिदान के बाद इन्हें ब्रिटेन की सरकार ने जॉर्ज क्रॉस दिया था, जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। फिर 1971 की जंग आई और यहीं पर आती हैं वो असली सहमत खान, जिनकी कहानी को राजी ने मैनिपुलेट किया था। सहमत एक रॉ ट्रेंड स्पाई थी, जिसने पाकिस्तानी आर्मी के एक मेजर से अरेंज मैरिज की। शादी करके वो रावलपिंडी पहुंची, जो पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर्स के अंदर, अपने घर के अंदर, वो अपने ससुर जनरल और हस्बैंड मेजर, इनकी सारी कॉन्वर्सेशंस, प्लानिंग और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करती रही। और वहाँ से वो सटीक इंटेलिजेंस इंडिया को भेजी कि पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी INS विराट को डुबाने वाली है। उनकी दी हुई इंफॉर्मेशन की वजह से इंडियन नेवी ने पहले ही INS गाजी को खुद ट्रैप करके समुद्र में डुबा दिया। और 1971 की नेवल वॉर का पूरा नक्शा यहीं से बदला था। यानी बांग्लादेश के बनने में इस एक फीमेल इंडियन स्पाई का जो कंट्रीब्यूशन था, वो बॉलीवुड ने आज तक ऑनेस्टली दिखाया ही नहीं है। देखो, ये तो वो कहानियां हैं जो पब्लिकली हमारे सामने आ चुकी हैं। जो कहानियां अभी भी क्लासिफाइड हैं वो शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। पर एक कहानी है जो पिछले कुछ सालों में एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर यतीश यादव, उन्होंने अपनी बुक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, उसमें डॉक्यूमेंट की थी। इस बुक में उन्होंने बताया कि रॉ की एक फीमेल एनालिस्ट ने पाकिस्तान के टेरर फंडिंग नेटवर्क्स को ट्रैक करने का एक जबरदस्त काम किया कि उनकी दी हुई इंटेलिजेंस की वजह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF उसके ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। यानी एक फीमेल रॉ ऑफिसर के काम की वजह से पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज पर वो झटका लगा कि उसकी इकोनॉमी आज तक नहीं संभल पाई है। फिर इसी बुक के अंदर ना एक और फीमेल रॉ ऑफिसर का जिक्र है, जिन्होंने अपना करियर एक एनालिस्ट के तौर पर शुरू किया और आगे चलकर ये रॉ के एक विदेशी मिशन की हेड बनी। ये जो ऑफिसर थी, ये नॉर्थ कोरिया, रशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, इनके ऊपर एक चलती फिरती इंटेलिजेंस एनसाइक्लोपीडिया थी। और इनके काम की वजह से भारत ने कई रीजनल कूज
और स्ट्रेटेजिक इवेंट्स को अपने हित में टर्न किया था। और आज के दौर में जब हम इन असली इंटेलिजेंस हीरोइंस के मुकाबले बॉलीवुड की आलिया भट्ट और कटरीना कैफ को देखते हैं ना, तो शर्म से आ जाती है। और भाई साहब, सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट तो 7 मई 2025 को सामने आता है, जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडिया ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इस पूरे हिस्टोरिक ऑपरेशन को देश और दुनिया के सामने ब्रीफ करने कौन आया था? 2 इंडियन फीमेल ऑफिसर्स, एक कर्नल सूफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। कर्नल सूफिया कुरैशी ने डायरेक्ट बयान दिया कि 9 टेरर कैंप्स तबाह कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए हैं, जिनमें मुरीदके का लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर और जैश-ए मोहम्मद के बड़े बड़े टारगेट शामिल हैं। और वहीं दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने खुलेआम कहा कि इंडिया पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो एक तरफ ये सब असली इंडियन हीरोइंस हैं और दूसरी तरफ बॉलीवुड की हीरोइंस, जो फ्रेंच फ्राइज खाते हुए एनिमी के एरिया में घुसती हैं और बिकिनी पहनकर डांस सीक्वेंस करती हैं। पर यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि जब हमारी अपनी इंडस्ट्री इन असली हीरोइंस को नहीं दिखा सकी, तो दुनिया की बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं? और यहाँ पर आपको एक ऐसा शॉक लगेगा जो YRF को कभी हजम हो ही नहीं सकता। अमेरिका से लेकर इजराइल तक, ब्रिटेन से लेकर कोरिया तक, फ्रांस से लेकर चाइना तक, दुनिया की हर बड़ी फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी फीमेल स्पाइस को और एजेंट्स को उस रिस्पेक्ट से दिखाया है जो बॉलीवुड ने इंडियन हीरोइंस को कभी नहीं दी। ज़ीरो डॉग 30 इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ये 2012 में कैथरीन बिगेलो की बनाई हुई फिल्म है, जिसमें जेसिका चैस्टेन ने माया नाम की CIA एजेंट का रोल किया था। ये कैरेक्टर ना एक्चुअली एक रियल लाइफ CIA ऑफिसर एल्फ्रेडा बिवॉस्की, उनके ऊपर बेस्ड था। पूरी फिल्म में ना माया के 10 साल दिखाए गए हैं, जिनमें वो अकेले ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करती है। ना कोई रोमांटिक एंगल होता है, ना कोई इमोशनल साइड स्टोरी होती है, बस एक ही मिशन होता है और उसकी धुन होती है। और अंत में इसी फीमेल CIA ऑफिसर की इंटेलिजेंस के कारण ओसामा बिन लादेन को मार गिराया जाता है। अब बताइए, इस फिल्म में अगर ये माया नाच रही होती, बिकिनी पहन रही होती, तो कैसी लगती? इस फिल्म को 5 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस मिले थे, कैस्टियन को गोल्डन ग्लोब मिला था और पूरी दुनिया ने CIA की फीमेल ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया था। फिर होमलैंड नाम की एक एमी विनिंग सीरीज आई थी, जिसमें क्लैरी डेंस ने CIA ऑफिसर कैरी मैथिसन का रोल किया था। 8 सीजन तक चली इस सीरीज में एक बहुत स्मार्ट और अपनी बात पर अड़ी रहने वाली फीमेल इंटेलिजेंस ऑफिसर को दिखाया गया था, जिसकी तारीफ एक्चुअली CIA ऑपरेटिव्स तक ने कर दी थी। फिर किलिंग ईव सीरीज ने सैंड्रा ओ और जोडी कॉमर के साथ MI6 इन्वेस्टिगेटर और असैसिन का एक कैट एंड माउस का गेम दिखाया था, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई और पूरी दुनिया में एक कल्ट फेवरेट बन गई ये फिल्म। द अमेरिकन सीरीज ने KGB एजेंट्स का इतना रियलिस्टिक पोर्ट्रेल किया कि पूरा हॉलीवुड इसकी तारीफ करता है। फिर मार्वल की ब्लैक विडो, इस फिल्म में स्कारलेट जॉनसन का जो नताशा रोमानोफ का कैरेक्टर है, वो एक फॉर्मर KGB असैसिन की स्ट्रगल है, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने की स्ट्रगल। पूरी फिल्म में उसकी फाइट अपनी बहन येलिना के साथ है, अपने बचपन के दर्द के साथ है, ना कि किसी हीरो के प्यार के लिए। एंजेलिना जोली की फिल्म सॉल्ट, उसमें एक CIA एजेंट एवलिन सॉल्ट पर रशियन स्पाई होने का इल्ज़ाम लग जाता है। अब एवलिन सॉल्ट पूरी की पूरी फिल्म में अपने आप को प्रूव करती रहती है। चार्लीज थेरॉन की एटॉमिक ब्लॉन्ड, उसमें एक MI6 एजेंट कोल्ड वॉर के बर्लिन में डेडली मिशन करती है। कोई इमोशनल लव एंगल नहीं, कोई बिकिनी सॉन्ग्स नहीं, कोई कुछ नहीं। जेनिफर लॉरेंस की रेड स्पैरो, ये एक रशियन स्पाई का बहुत सख्त पोर्ट्रेल है। फिर एक लूक बेसॉन की फ्रेंच फिल्म है एना, इसमें साशा लूस ने KGB असैसिन का रोल निभाया है, जिसमें उसकी शातिर सोच और फिजिकल स्किल, इसके ऊपर पूरा फोकस किया गया है, बाकी किसी और चीज़ के ऊपर नहीं। और जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज में तो M नाम का एक पूरा कैरेक्टर कई सालों तक जूडी डेंच निभाती रही हैं। यानी दुनिया की सबसे बड़ी फिक्शनल स्पाई एजेंसी MI6 की हेड एक बुजुर्ग गंभीर महिला थी, कोई बिकिनी मॉडल नहीं थी। फिर अब इजराइल की फौजा सीरीज में मोसाड और IDF की फीमेल ऑपरेटिव्स को फुल रियलिज्म के साथ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में अंडरकवर मिशन करते हुए देखोगे। द स्पाई सीरीज में एली कोहेन की पत्नी नादिया, उनको उनके मोसाड मिशन में इमोशनल सहारा बनाकर दिखाया गया।
कोई डांस सीक्वेंस नहीं, कोई बिकिनी शॉट्स नहीं। साउथ कोरिया की बर्लिन फाइल, उसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जंग में एक फीमेल ऑपरेटिव का एक बहुत गहरा पोर्ट्रेयल दिखाया गया है। और चाइना की तो पूरी की पूरी परंपरा ही मुलान जैसी फीमेल वॉरियर्स पर टिकी है। और इनकी हजारों साल पुरानी कहानियों में लड़कियां पुरुष के भेष में देश की सेना में लड़ती थी। यानी दुनिया के हर बड़े देश की फिल्म इंडस्ट्री ने अपने फीमेल स्पाइस को डिग्निटी, रियलिज्म और रिस्पेक्ट के साथ दिखाया है। बिकिनी सीन्स नहीं डाले हैं, डांस सीक्वेंस नहीं डाले हैं, दुश्मन के साथ शादी करते हुए नहीं दिखाया गया है, दुश्मन की परवाह करते हुए नहीं दिखाया गया है, फ्रेंच फ्राइज खाते हुए मिशंस नहीं दिखाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी एजेंसीज को कभी नीचा नहीं दिखाया है। लेकिन कराची वुड, इसने पिछले 20 साल में इंडियन फीमेल ऑफिसर्स को सिर्फ नाइक पूमा रील मॉडल्स बनाकर रख दिया है। और जब ऑडियंस ने इन्हें रिजेक्ट किया तो इन्होंने उल्टा ऑडियंस को ही पिछड़ा बता दिया। देखिए, पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है एक डायरेक्टर जिसका नाम है आदित्य धर, और उनकी पत्नी जो खुद एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है यामी गौतम। आदित्य धर वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने 2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी। और इस फिल्म में यामी गौतम ने जया राजवर नाम की एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल निभाया था। ना कोई बिकिनी सीन, ना कोई दुश्मन से प्यार, ना कोई डांस सीक्वेंस, बस एक शार्प, कॉम्पिटेंट और पूरी तरीके से कमिटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर जो ऑपरेशन की पूरी रेकन और प्लानिंग में अपनी भूमिका निभाती रही। पूरी की पूरी फिल्म पेट्रियाटिक थी, इंडियन आर्मी को ग्लोरीफाई भी करती थी, और यामी का कैरेक्टर उस पूरे नैरेटिव का एक ज़रूरी हिस्सा था। फिर यामी गौतम ने 2024 में आर्टिकल 370 की, और इस फिल्म में उन्होंने जूनी हक्सर नाम की एक कश्मीरी इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल निभाया जो मोदी सरकार की कश्मीर पॉलिसी को ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करती है। ये फिल्म बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि पहली बार आर्टिकल 370 हटाने की पूरी कहानी सच्चाई के साथ दिखाई गई, और उसमें एक फीमेल ऑफिसर का सेंट्रल रोल। फिल्म में यामी ने कोई डांस नहीं किया, ना कोई ग्लैमर दिखाया, बस एक सख्त डिटर्मिनेशन दिखाई और खुलेआम पाकिस्तान को एक्सपोज किया। और आदित्य धर ने तो धुरंधर बनाकर पूरी बहस को ही बदल दिया, जिसमें एक इंडियन रॉ एजेंट पाकिस्तान के अंदर जाकर उनका पूरा नेटवर्क तोड़ता है। यानी ये पति पत्नी की जोड़ी अकेली वो कर रही है जो पूरा यशराज फिल्म्स मिलकर 20 साल से नहीं कर पाया। और आदित्य धर अकेले नहीं है, सुदीप्तो सेन ने द केरला स्टोरी बनाई, जिसमें अदा शर्मा ने एक ऐसी यंग महिला का रोल निभाया जो केरला से सीरिया तक आईसिस के ट्रैप में फंसती है। यह फिल्म भी इंडियन महिला की ज़मीनी सच्चाई को एक्सपोज करती है। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई बिकिनी सॉन्ग्स नहीं, कुछ नहीं। फिर साउथ की हुम्बाले फिल्म्स, वो कांतारा और महावतार नरसिम्हा जैसी सिविलाइजेशनल फिल्म्स में फीमेल कैरेक्टर्स को असली तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से दिखाते हैं। फिर एस.एस. राजामौली खुद अपनी महाभारत सीरीज में द्रौपदी और कुंती जैसे कैरेक्टर्स को बड़े स्केल पर लाने वाले हैं। यानी एक तरफ पूरी नई बॉलीवुड मूवमेंट खड़ी हो रही है जो इंडियन फीमेल वॉरियर्स को असली रिस्पेक्ट देती है, असली रोल्स देती है और असली स्टोरी देती है, और दूसरी तरफ यशराज वो बैठकर हर 2 साल में अल्फा और वॉर 2 जैसा कचरा परोस देते हैं। और इस कचरे में अभी भी इंडियन फीमेल ऑफिसर्स को बिकिनी मॉडल बनाकर ही रखा जा रहा है। और ऑडियंस ने ना अब डिसाइड कर लिया है कि किसे सपोर्ट करना है, और यही रीज़न है कि आर्टिकल 370 ब्लॉकबस्टर होती है, उरी फिनोमिनन बन जाती है, धुरंधर तो कल्चरल मूवमेंट ही बन जाती है, और दूसरी तरफ अल्फा, धाकड़, वॉर 2 ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट जाती हैं। पर सबसे बड़ी बात ये कि इस बदलाव से एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। मैसेज ये कि इंडियन फीमेल ऑफिसर्स कोई शोपीस नहीं हैं, कोई ग्लैमर प्रॉप नहीं हैं, कोई डांस हीरोइंस नहीं हैं। अब कोई फिल्म इंडस्ट्री इनके साथ तब तक बिकिनी शूट नहीं कर सकती जब तक वो कहानी की मांग में ना हो। अगर करेगी तो ऑडियंस उसे बॉक्स ऑफिस पर दफना देंगे। बाकी आप क्या सोचते हो इस पूरे मुद्दे के बारे में, कमेंट्स में अवश्य बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक इंडियन ऑडियंस ये सच नहीं जानेगा तब तक हमारी असली हीरोइंस की कहानी थिएटर तक तो नहीं पहुंचेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।